सो हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत कुमार एंड एकलव्य लेके आया है आपके लिए एक और केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो। आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, ओरिजिन एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे पीरियोडिक टेबल। जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो कैसे धीरे धीरे ओरिजिनेट हुई और आज के प्रेजेंट स्ट्रक्चर में वो किस तरह से पहुंची, एंड पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स बनाएं, बिकॉज आपको लिखना जरूरी है। आप जितना लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसी को रिवाइज करके आप एग्जाम में जा पाएंगे। आप बस इसे ध्यान से सुनिए एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम एंड क्लास 10। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम और केमिकल मींस के द्वारा और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। वो मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। अब सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर का लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है। तो वाटर को अगर हम चाहे तो केमिकल मींस इलेक्ट्रोलाइसिस या और प्रोसेसेस द्वारा वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑक्सीजन को हम और ब्रेक कर सकते हैं? क्या हाइड्रोजन को और ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल केमिकल मींस के द्वारा नहीं है। तो इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। लेकिन वाटर क्या है? कंपाउंड है। तो एलिमेंट का यहाँ डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन का बना रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बना रहेगा। और ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। मतलब इन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा हम कोई भी मैटर को बनाते हैं और इसे केमिकल मींस के द्वारा और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया। अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते क्यों? क्या रिक्वायरमेंट है इसे पढ़ने की? तो रिक्वायरमेंट ये इसलिए है बिकॉज मतलब 118 एलिमेंट्स है ना। तो 118 एलिमेंट्स को अगर हम हैपेजेडली पढ़ने जाएंगे कि हाँ भाई अब उठा लेते हैं हम लिथियम के बाद हम उठा लेंगे सीजियम के बाद उठा लेंगे हम फ्लोरीन, तो कोई ट्रेंड नहीं है। अगर आप हैपेजेडली पढ़ने जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज को, तो 118 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स एक्सेट्रा को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल में उन्हें पहले ग्रुप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उनके बीच के रिएक्शंस, उनके बीच के ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, जो कि आगे रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी काम आता है। अब जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो एक दिन में नहीं बनी थी। उसका एक इवोल्यूशन हुआ है, जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है ना। पहले हम एप्स थे, धीरे धीरे करते करते होमो सैपियंस जो आज प्रेजेंट ब्रीड है वो हम लोग बने। वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी धीरे धीरे करके आज का प्रेजेंट जो उसका स्ट्रक्चर है वैसे आया। तो सबसे पहले डॉवर्नियर जो हमारे साहब थे, इनका नाम था जोहान वुल्फगैंग डॉवर्नियर। तो इन्होंने अपना एक ट्रायड दिया। ट्रायड नाम से ही पता चल रहा होगा, 3। डॉवर्नियर ने क्या किया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स उठाए और उन्हें ग्रुप किया बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज। जैसे यहाँ मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। अब जब हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लेंगे, एवरेज लिथियम और पोटेशियम, तो 7 + 39 अगर हम लेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 23। और 23 जो है वो एटॉमिक मास है सोडियम का। तो यही है डॉवर्नियर्स ट्रायड। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं था, इसे भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया था? उसके कुछ रीजंस थे। पहला था लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब ये है डॉवर्नियर ट्रायड सारे एलिमेंट्स पे असर नहीं करता था। डॉवर्नियर ट्रायड सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पे असर करता था। तो सबसे पहला ये चीज है, दैट इज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। सेकंड है इररेगुलर मास ट्रेंड्स। अब
कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मास के हिसाब से वो ट्रायड रूल में एक्यूरेटली फिट नहीं हो पाते थे। तो ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या था, अब जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे नए एलिमेंट्स आए, तो ट्रायड सिस्टम से सिर्फ क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं रहा। सो इन मेन रीजंस के वजह से इस डॉवर्नियर ट्रायड को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हें गाना का बहुत शौक था। जो हम करते हैं ना, हिंदी में हम सुनते हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। सो वैसे ही न्यूलैंड जो हमारे साहब थे, उनको अपने टाइम में गाने का बहुत शौक था। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जो गाने के सुर होते हैं उसके हिसाब से ही सजा दिया। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना डो रे मी फा सो ला टी, वैसे ही हिंदी में होता है सा रे गा मा पा दा नी सा। सो अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं देखना होगा, ये जस्ट टेबल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ टेबल देखिए और बात सुनिए। जैसे पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सा रे गा मा पा दा नी, नी के बाद क्या आता है, वापस सा आता है। वैसे ही एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फिर आ रहा है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का फिर आ रहा है क्लोरीन। और हम सभी को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन ये सारे एक ही ग्रुप में है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं। सो न्यूलैंड साहब ने ट्राई किया कि इस तरह से इसे सजाया जाए, लेकिन इस मेथड को भी कर दिया गया डिस्कार्ड। अब इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये जो ऑक्टेव रूल है, ये कैल्शियम के बाद फेल हो जाता है। मतलब कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उन पे ये ऑक्टेव का रूल लागू नहीं हो रहा था। नेक्स्ट ये था कि अब टाइम के संग नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर होने लगे। तो जब नए डिस्कवर होने लगे एलिमेंट्स, तो वो ऑक्टेव रूल में फिट नहीं हो रहे थे। और यहां पे आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ डाल दिया गया, लेकिन कोबाल्ट और निकल जो है वो तो हैलोजेंस नहीं है, वो तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ नहीं आते हैं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें कोबाल्ट और निकल अलग है, लेकिन ऑक्टेव में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कोबाल्ट और निकल है वो साथ में आ गए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अब इसके बाद आए हमारे मेंडलीव साहब। मेंडलीव ने ये कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस के। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा गया, मैंने इसे अंडरलाइन भी किया है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा क्यों अंडरलाइन किया। तो मेंडलीव ने कहा कि एटॉमिक मास के बेस पे हम लोग चलो बनाते हैं। तो ठीक है, उन्होंने ट्राई किया बनाने का, तो इसका एडवांटेज भी मिला। एक्चुअल में मेंडलीव के वजह से ही बोल सकते हैं कि हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक रास्ता मिला। लाइक इसके पहले हम क्या कर रहे थे, एवरेज पे सजा दे रहे थे, ऑक्टेव पे सजा दे रहे थे, लेकिन पहली बार कोई ऐसा साइंटिस्ट आया जो बोला कि नहीं, जो एलिमेंट का है उसका मास, नंबर या किसी एक के बेसिस पे हमें करना चाहिए। इस तरह से गाना के बेसिस पे या एवरेज के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो अब इसके एडवांटेज क्या क्या थे? अब उस टाइम पे जो 63 नोन एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन इफेक्टिवली हो गया। नेक्स्ट था, उन्होंने इस लॉ के बेसिस पे, जो मेंडलीव के जो लॉ थे उसके बेसिस पे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर होने वाले थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर दिया, और जिसके एटॉमिक मास थोड़े थोड़े रॉन्ग थे उसके एटॉमिक मास को भी करेक्ट कर दिया। सो ये थे कुछ एडवांटेज। अब इसे डिस्कार्ड क्यों किया गया? पहला तो ये था कि हाइड्रोजन को हम कहीं पे भी प्लेस नहीं दे पाए, उसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एनामोलस पेयरिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को इनकरेक्टली प्लेस कर दिया गया। जैसे पोटेशियम जो होता है वो आर्गन के बाद आता है,
राइट, हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आर्गन को बिफोर पोटेशियम प्लेस कर दिया गया। आइसोटॉप्स की तो कोई जगह नहीं थी। आइसोटॉप क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। आइसोटॉप मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। हम आगे जब कुछ चैप्टर्स में जाएंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लीजिए कि एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को रखने की तो कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, अगर कार्बन का दो आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो उसे आप कहां रखोगे, 12 पे रखोगे, 14 में रखोगे। सिमिलरली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन 2-1, हाइड्रोजन 1-1 एंड हाइड्रोजन 3-1, तो उसे क्या आप 1, 2, 3 तीनों पोजीशन में रख दोगे, नहीं ना। सो इसीलिए आइसोटोप की वजह से भी इसे डिस्कार्ड किया गया। और लास्टली इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हेनरी मोसले, उन्होंने कहा कि ये जो एटॉमिक मास है, अब जो मैंने कहा था अंडरलाइन वाला, तो एटॉमिक मास को आप एटॉमिक नंबर कर देना है बस। हेनरी मोसले का जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर के, जो कि एक बेटर फाउंडेशन बना फॉर द पीरियोडिक टेबल। सो इन सब रीजंस के वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। अब हम हेनरी मोसले पे आते हैं। हेनरी मोसले ने ये कहा, वो लास्ट पेज में हम लोगों ने क्या देखा, ये एटॉमिक मास था, हेनरी मोसले के केस में एटॉमिक नंबर हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट के, वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर्स के। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम व्हिच इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इसका एडवांटेज क्या क्या था, इसका एडवांटेज ये था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो जो दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो गई। एनामोलस पेयर, जो आर्गन और पोटेशियम की दिक्कत थी लास्ट पेज में, अब उनकी पोजीशन भी करेक्ट हो गई। आइसोटोप का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है आइसोटोप के केस में। तो जो आइसोटोप वाली दिक्कत हो रही थी पिछले स्लाइड में, वो इसमें सॉल्व हो गई। अब आप हाइड्रोजन को एक ही पोजीशन में रखोगे, बिकॉज H31, H21 या H11 है, तो नीचे तो 1 ही है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो उनका पोजीशन तो फिक्स हो गया। तो ये आइसोटोप वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। साथ ही साथ अब आप नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने वाले हैं उनके लिए भी आप गैप छोड़ सकते हैं। सो ये सारी थी एडवांटेजेस हेनरी मोसले की पीरियोडिक लॉ। अब इसे डिस्कार्ड क्यों किया गया भाई, अब आप पूछोगे ना सर इतना अच्छा लॉ दिया है इन्होंने, तो इसे डिस्कार्ड क्यों किया गया। तो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे हम लैंटिनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स कहते हैं, उनका प्लेसमेंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। और जो प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो खुद को रिपीट कर रही है, वो क्यों रिपीट कर रही है भाई, हम साइंस स्टूडेंट, हम तो रीजन मांगते हैं ना। तो वो चीज भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई। इसके बाद आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नील बोर। नील बोर ने इसी पीरियोडिक टेबल को थोड़ा मॉडिफाई किया, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट किया, और यहाँ पे एक चीज और ऐड की। उन्होंने कहा कि पीरियोडिक properties of elements are the periodic function of their atomic number and electronic configuration। तो हेनरी मोसले का जो लॉ था, नील बोर साहब ने उसे लिया और सिर्फ लास्ट में ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फाउंडेशन बना हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हो मेंडलीव का था यहाँ पे एटॉमिक मास, मोसले का है एटॉमिक नंबर, और बोर का है एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डिफरेंस को दोस्तों याद रखिएगा। अब इसका क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज ये है कि पहली बात आपने यहाँ पे लेके आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है शेल्स में, उनके ऑर्बिट्स में, K, L, M, N ऑर्बिट्स जो है उन पे कैसे अरेंजमेंट हो रहा है वो हमें मिल गया। पीरियोडिक ट्रेंड्स, मतलब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स हो रहे थे कि हाँ ये सारे के प्रॉपर्टी सेम है, ये ग्रुप अलग बन जाएगा, तो ये सारे चीजों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं आप किसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और जो ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, उस चीज को भी यहाँ जस्टिफाई कर दिया गया इस लॉ की हेल्प से। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
अब पीरियोडिक टेबल है क्या, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम है तो वहाँ सिर्फ बोलना तो है नहीं, वहाँ तो लिखना भी पड़ेगा। तो आप लोग भी लिखते रहिए, जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखते रहिए। So, हम भी पढ़ लेते हैं एक बार पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वेयर elements with similar chemical properties are grouped together in vertical columns called groups and horizontal rows called periods। ये जो vertical columns हैं उन्हें हम groups कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, नंबर 1 ये है, then 2 ये है, then 3 ये है, ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पीरियड्स 1, ये जो येलो कलर का है, हाइड्रोजन और हीलियम एक पीरियड में, ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ऐसे करते करते ये है 7th पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। एलिमेंट्स को हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर देंगे और उन्हें उनके सिमिलर एलिमेंट्स के साथ बैठा देंगे, ताकि वो, जैसे अगर सोडियम यहाँ है तो सोडियम इस ग्रुप के भी एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटी फॉलो करेगा और अपने पीरियड के संग भी फॉलो करेगा। अब हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देख सकते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये कैसे डिफाइन होती हैं? ये डिफाइन होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल। अगर एक एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं? ग्रुप नंबर। ध्यान से याद रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं वो एग्जाम्स में कि हाँ, एक एलिमेंट दे दिया, उसका मुझे ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड बताओ। तो ग्रुप आप कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। क्लियर? और नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जितने ऑर्बिट्स हैं उतना ही उसका पीरियड का नंबर। जैसे लिथियम कौन से पीरियड में? 2 में, तो उसके पास 2 ही शेल है, 2 ही ऑर्बिट है। अगर मैं पूछूं आपसे पोटेशियम है, पोटेशियम के पास कितने सेल्स है, कितने ऑर्बिट्स है? तो पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट है, इसीलिए वो पीरियड 4। होप आप समझ रहे हो इसको। और आपको यहाँ पूरा पीरियोडिक टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता दूंगा। 90% केसेस में वही आते हैं। अब थोड़ा बहुत अब किसी का दिमाग घूम गया, क्वेश्चन पेपर अलग ही कुछ बना दिया, हाँ चलो बच्चों का थोड़ा सा मार्क्स काटना है, तो ऐसा कोई केस हुआ तो उस केस में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 90% केसेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको बता दूंगा, वही आप कीजिए बस। तो अब हम आते हैं एलिमेंट्स में। तो देखिए, पहला जो 20 तक है, दैट इज हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, ये देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते 20 तक। ये 20 तो आपको याद करना ही है। साथ ही साथ ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स, ग्रुप 17 दैट इज हैलोजेंस के सारे, और 18 के भी सारे, और लैंटिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के सिर्फ फर्स्ट और लास्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बाकी आ ही नहीं सकते हैं, बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन 90 to 95% केसेस में यहीं से आते। तो जो पहला पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, देख सकते हो 2 ही एलिमेंट है। सेकेंड और थर्ड भी शॉर्ट है और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही है, 8। 4 और 5 में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। और 6 जो पीरियड है वो फिलहाल सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, 55 to 86। 7th में यहाँ पे डॉट 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 इसलिए लिखा हुआ है, द रीजन बीइंग कि अभी यहाँ पे डिस्कवरी चली रही है, तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो यहीं ऐड होंगे, तो इसीलिए यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो पीरियड 6 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 1 को हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, बिकॉज हाइड्रोजन का पोजीशन 1 में भी आता है, कहीं कहीं 17 में भी दिखा देता है। ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, अब जो यहाँ पे आप 13 से देख रहे हैं, 13 से लेके 17 तक, इन्हें हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि यह इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये
अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 14th को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15th को बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप या नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम निक्टोजेंस भी बोलते हैं। सिमिलरली ग्रुप 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन ग्रुप या ऑक्सीजन फैमिली, इसे हम कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। कैल्कोजेंस मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजेंस, ये जो सारा ग्रुप है ग्रुप 17 का, उसे हम बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। और जो लास्ट है 18, उसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। अब क्यों इसे नोबल गैस इनर्ट गैस बोलते हैं ये आपने पढ़ा होगा, स्टिल बता भी देता हूं। ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एंड दे आर प्रिटी मच स्टेबल, इसीलिए इन्हें नोबल या इनर्ट गैस बोला जाता है। ये एकदम बोल सकते हो आप सीधे साधे इंसान होते हैं, किसी को ना डिस्टर्ब करना पसंद करते हैं ना डिस्टर्ब होना पसंद। सो ये एलिमेंट्स आपको मन में रखने पड़ेंगे। इफ पॉसिबल इसका आप एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अगर आप माइंड में रख पाए तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, इसीलिए मैंने ये टेबल आप लोगों को दिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लैंथेनाइड्स क्या होता है, जैसे आपने टेबल में देखा, लैंथेनाइड्स इज अ सीरीज ऑफ 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट आते हैं, इससे हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं और इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैग्नेट्स में, लेजर्स में, एक्सेट्रा। एक्टेनाइड्स भी 15 एलिमेंट्स का होता है, दैट इज फ्रॉम 89 to 103। ये मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, अपना प्लूटोनियम हो गया, एंड रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियसली इसे हम यूज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में एंड मेडिसिन। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स को, रिस्पेक्टिव ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज हैं उसे समराइज करते हैं। मतलब अगर आपको ग्रुप को स्टडी करना है तो थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जैसे अगर आप ग्रुप 1 स्टडी करना है तो उसे थर्ड पीरियड में सोडियम, तब सोडियम को स्टडी, क्योंकि वो अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज को समराइज कर देगा। तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। अब एक और टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। जैसा मैंने कहा था, अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया और आपको डिटरमाइन करना है कि उसका ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है, तो आपको सिर्फ 2 रूल माइंड में याद रखना है। पहला रूल ये है कि जितने शेल्स हैं, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, शेल्स को ऑर्बिट बोलते हैं, उतना ही उसका पीरियड का नंबर होगा। और ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या कहा था मैंने, ग्रुप नंबर को डिटरमाइन करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो आपको देखना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो पहला ऑर्बिट में आता है 2, फिर 8, फिर 1, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसे हम लोगों ने सजा दिया 281 में। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका पीरियड नंबर, तो कितने शेल्स हैं, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, तो सोडियम में 3 शेल है, तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा 3, KLM, 3 शेल है। स्टेप 3 क्या है, हमें डिटरमाइन करना है ग्रुप नंबर। तो ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1। तो अब क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आएगा ग्रुप नंबर 1 में। और ग्रुप नंबर 1 मैंने लास्ट स्लाइड में बोला, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो सोडियम का ग्रुप पोजीशन क्या होगा, ग्रुप 1 एंड पीरियड 3। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और आप ऐसे ही हमारे लेक्चर्स को लाइक और शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी कर लिए हमारे चैनल को, कि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको
स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेक्चर प्लानर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हम करियर काउंसलिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो आपके करियर को स्टडी करेंगे और आपको हेल्प करेंगे एक बेहतर करियर बनाने में। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है करियर काउंसलिंग हमारी। तो आप कॉल करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।